हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने इस पार्ट 4 पे आते हैं सीरीज के, जिसमें मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। वो होने वाला है ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। इस ओम्स लॉ के बारे में आपने ऑलरेडी अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। आपके बुक में ये ओम्स लॉ ऑलरेडी था, जहां पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि किस तरह से आपका वी यानी कि वोल्टेज या उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ, जो कैरी कहां से निकलता है, आपके कंडक्टर के थ्रू। तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था बहुत रट्टा मार मार के कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। उसके लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड ग्राफ भी बनाया था, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे V और I को रखते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और ये ग्राफ हम लोगों को अभी भी याद है। पर यहाँ पे मैं वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि ओम्स लॉ फेल होता है। ओम्स लॉ क्यों फेल होता है, तो उसके पीछे का कारण है उसका ये कांस्टेंट, जिसके बारे में हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में नहीं बताया जाता। ये कांस्टेंट है आर यानी कि रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है ये पहले समझ लीजिए। ये रेजिस्टेंस आर का मतलब ये होता है कि करंट को आगे बढ़ने से रोकने वाला। अब ये करंट को आगे बढ़ने से रोकने वाला कैसा होता है, देखिए इसके लिए भी हमारे बुक में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जहां पे इस प्रोपोर्शनली सिंबल को अगर आप हटाते हो तो वहां पे आ जाता है एक रो नाम का कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या काम करता है? ये रेजिस्टिविटी आपका काम बताता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, कि आप कौन से प्रकार का मटेरियल यूज करने वाले हो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। अब उस हिसाब से हमारा L मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर। A मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये तीनों चीजें जो है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करोगे तो आपके वोल्टेज और आपके करंट पे भी इंपैक्ट गिरेगा। क्योंकि करंट आने कहां से वाला है? करंट आने वाला है तो कंडक्टर से ना, और कंडक्टर के अंदर में एक वायर या एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहने वाला। तो इस वजह से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। अब सुनो, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओम्स लॉ कैसे वेरी करता है ये देख लो। पहली बात तो रेजिस्टेंस नीचे दिए जाने वाले चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पहला जो हमारा पार्ट आता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के ऊपर। एल मतलब हो गया लेंथ ऑफ वायर। जितना ज्यादा आप वायर को लंबाई बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका पावर लॉस कम मिलेगा। मतलब आपने इधर से ताकत बहुत दे दी और इधर बहुत ज्यादा लंबाई कर दोगे तो उसको पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, और ये टाइम डिले ही तो आपका करंट को पीछे कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, पर उस वोल्टेज का इफेक्ट करने के लिए या फिर उसका इम्पैक्ट दिखने के लिए इतनी जो लंबी उसको जो कतार है या डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, उसमें होने वाला नुकसान आपको करंट में दिखेगा। यानी कि आपका करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा अप। फिर उसके बाद दूसरा टर्म दिखाता हूं मैं। दूसरे टर्म में आपको मिलेगा कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो भी आपका रेजिस्टेंस अप होगा। मतलब आपका वायर जितना ज्यादा थीन होगा या पतला होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर में रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा आपका वायर मोटा होगा उतना ही ज्यादा आपके रेजिस्टेंस के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, हमारे घर में अप्लायंसेस यूज करते हो तो आपका जो एसी है, उस एसी के लिए जो वायर का जो डक्ट होता है, उस डक्ट के अंदर में आप कॉपर का वायर यूज करते हो, और वो भी काफी ज्यादा थिक होता है। ये कॉपर का वायर इसलिए होता है क्योंकि वहां पे फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सके, ताकि उसको करंट ज्यादा मिल सके। और हम लोग हमारे जो बाकी अप्लायंस होते हैं उनके वायर थीन होते हैं बहुत, और थीन इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें हमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, और इसलिए रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ये सब हम लोग घर में यूज करते हैं। अब हमारा तीसरा जो टर्म है वो है रेजिस्टिविटी। अब आप रेजिस्टिविटी के बारे में तो जान ही चुके हैं, क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। हमारे पास अलग अलग तरीके के मटेरियल होते हैं। कुछ मटेरियल मेटल्स के बने होते हैं, कुछ मटेरियल नॉन मेटल्स के बने होते हैं, और कुछ तो सेमीकंडक्टर के होते हैं। तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होना डिपेंड करता है। फिर अब लास्ट थिंग होती है जो इस फॉर्मूले में नहीं है, वो है टेम्परेचर। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप अपने सराउंडिंग का या फिर जिस भी चीज का आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इन चार फैक्टर्स के होने की वजह से ओम्स वहां पे कहीं पे भी पॉसिबल ही नहीं है कि फीड बैठ सके और इन चारों फैक्टर्स को कांस्टेंट कर सके, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है। ओम्स लॉ ने जो एक्सपेरिमेंट किया है या फिर जो कुछ भी बताया है, ये आइडियल सिचुएशन में बताया है, प्रैक्टिकली ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है जो आज मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में बताया है, आप अपने यंगस्टर्स को जो 10th स्टैंडर्ड में है उनको भी बता सकते हैं, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस इलेक्ट्रिक करंट की सीरीज के तीनों पार्ट नहीं देखे तो जाके चेक कीजिए और पूरा अभी तक के सारे पार्ट्स को देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाए। तो हम मिलते हैं इसके 5th पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।